हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है फिजिक्स वाला की। तो भाई उनका आईपीओ कंफर्म हो चुका है। मार्च 2025 के अंदर फाइलिंग करी गई थी और प्लान था 4600 करोड़ रुपीस रेस करने का, जहां पर फ्रेश इशू भी होने वाला और ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। क्या इसका ब्रेकेज रहेगा, क्या होगा, अभी क्लियर नहीं है, बट अब अप्रूवल आ गया। दिस मीन जल्दी ही हमको आईपीओ की अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है, अगर मार्केट कंडीशन उनको सही लगती है तो। रिसेंटली मैंने फिजिक्स वालों के ऊपर एक केस स्टडी डाली थी, जहां पर मैंने बताया था कि उनका बिजनेस जितना अट्रैक्टिव लग रहा है दुनिया को, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रखा है कि भाई ये एक इमोशन है, भाई ये वो है वो है वो है फलाना मकाना। बट भाई यहाँ मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे घर के पैसे लग रहे हैं उसके अंदर तो बात कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि भाई फिजिक्स वाला बहुत बढ़िया है तो अपना घर बेच देना, आईपीओ निकलेगा। पापा मम्मी को कहना घर वर बेचो, आई बिलीव हिम, सारा इन्वेस्ट कर देना, प्रॉब्लम क्या है। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले, 1940 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसपे उन्होंने 375 करोड़ का लॉस किया है। अभी फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स नहीं आए हैं। कहा जा रहा है 1000 करोड़ से ज्यादा वो शायद जनरेट करेंगे अपने ऑफलाइन वाले सिस्टम से, बट क्या वो ऑफलाइन प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में उनको लेके जाएगा। बहुत सारे कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं फिजिक्स वाला के। जब तक फिजिक्स वाला खुद पढ़ाया करते थे, जब तक एक्चुअली ऑनलाइन पे सारी चीजें डिलीवर करी जा रही थी, तब तक सही था। फंडिंग होने के बाद, ऑफलाइन स्केलिंग के बाद में ना, क्वालिटी उतनी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल 25 के डेटा आने तो मेरा हाइपोथेसिस वीडियो के अंदर अगर आपको पहले देखना है तो देख लो। जब फाइनेंशियल 25 का डेटा आएगा तब कंपेयर करके देखेंगे जो मैंने प्रिडिक्शंस करी है क्या वो नंबर सही जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेट्स सी। बाकी एनएसडीएल की बात करके चले तो उनका आईपीओ आ रहा है, 30 तारीख को ओपन होने वाला है। पूरा ऑफर फॉर सेल है, 4000 करोड़ से ज्यादा रेस करा जा रहा है और सारा ऑफर फॉर सेल है। देखो सिंपल सी बात ये है ना, सारे सिस्टम्स देख रही है। अभी आप स्टॉक मार्केट का जितना भी ट्रेडिंग वेडिंग करते हो, सारा का सारा वही देख रहा है। और इनके जो इन्वेस्टर्स है वो मेजरली बैंक्स है, तो बैंक्स ही एग्जिट कर रहे हैं सारे के सारे। अगर देखा जाए, आईडीबीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मेजरली इन्होंने इन्वेस्ट किया है। एनएससी ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न पता क्या है, ये एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो अनलिस्टेड शेयर प्राइसेस होते हैं उससे डिस्काउंट के ऊपर आईपीओस निकाले जा रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि 4000 करोड़ रुपए रेस किया जा रहा है, रिस्की लगता है इतना पैसा रेस करना, इस चक्कर में डिस्काउंट पर निकाला जा रहा है। बट भाई अनलिस्टेड मार्केट तो ऐसा लग रहा है वहां पे ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इनका मार्केट प्राइस 1025 रुपए का था, और जो आईपीओ निकाला जा रहा है वो 760 से 800 रुपए पर शेयर के अंदर निकाला जा रहा है। मतलब 22% डिस्काउंट तो वैसे ही हो गया। और अगर 12 जून की बात करके चलो तो उस टाइम पे 1275 का इसका प्राइस था। तो आप समझो ना, जिन्होंने वहां इन्वेस्ट कर रखा था सोच के कि फ्यूचर में आईपीओ निकलेगा, हम कमाएंगे कमाएंगे, ये तो हाल बुरा हो गया। बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको तो फायदा देखने को मिल ही रहा है। ये ट्रेंड हमको टाटा कैपिटल के आईपीओ में देखने को मिला था, जहां पर 20% डिस्काउंट के ऊपर अपने शेयर्स को लिस्ट किया गया था। हीरो फिनकॉर्प के ऊपर देखने को मिला था, जहां पर 15% के ऊपर किया गया था। बाकी जो अर्ली इन्वेस्टर्स है इसके अंदर, उनको तो एग्जिट मिल रहा है, अच्छे लेवल के ऊपर मिल रहा है। अगर हम आईडीबीआई बैंक की बात करके चले तो उन्होंने 26% स्टेक एक्वायर करे थे, ₹2 पर शेयर के ऊपर। भाई एनएससी के पास में 24% इनके शेयर्स है और वो ₹12.28 के आसपास है। एचडीएफसी बैंक के पास में 8% शेयर है, उन्होंने ₹108 के आसपास पे लिया था। एसबीआई ने भी ₹2 के अंदर 5% स्टेक्स लिए थे। तो देखा जाए तो भाई ये तो बहुत पैसा कमा रहे, बट जिन बेचारे इन्वेस्टर्स ने अनलिस्टेड मार्केट में लगाया होगा उनको तो हाल बुरा हो गया हो। आप बेसिकली ना एक पूरी मार्केट चलती है जो रेगुलेटेड नहीं है, बट पूरा एक सिस्टम चलता है। जैसे हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना अलग अलग ऐप से, वैसे एक पूरा सिस्टम चलता है जहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर आप लगा सकते हो। कि आपको लगता है भाई रिलायंस रिटेल मेरे को बहुत तबाही लग रही है, बहुत बढ़िया है, मुझे रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप अगर मार्केट में अवेलेबल होगा आप ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे शेयर अनलिस्टेड मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। पर गलत है, मतलब पूरा सेगमेंट खत्म हो जाएगा जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी जोमैटो की बात करके चले तो उनका पी रेशियो भाई 967 का है। पिछले कुछ टाइम से बहुत तेजी से जोमैटो के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, बट 967 का पी रेशियो इज वेरी हाई। अब अभी मैं ना कहीं पे वीडियो देख रहा था, एक बड़ा कोई ट्रेडर था या नहीं था मुझे ये भी नहीं पता, और कहते हैं भाई पी रेशियो नहीं देखना चाहिए, ये एक मिथ्या है, पी रेशियो मत देखो, आपको देखनी चाहिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी में कितनी है, फलाना खाना, बहुत सारी बातें।
पी रेशियो का मतलब कितना है भाई? समझो, आपके पास में पैसा है, एक आपके घर के पास में दुकान है जो बहुत जबरदस्त चलती है, ठीक है, वो जलेबी बेचता है, दूर दूर से लोग आते हैं उसकी जलेबी खाने के, ठीक है। अब मान के चलो वो साल का 2 करोड़ का प्रॉफिट करता है, बेसिक सा लॉजिक है। अब आपको वो कंपनी खरीदनी है, तो आप कितना रुपए में खरीदोगे? सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं। एक मैथ्स कहती है कि भाई मैं 5 गुना तक खरीद लूंगा, कि भाई ठीक है, अगर मैं इन पैसों को कहीं और यूटिलाइज भी करता तो मुझे इतना रिटर्न मिलता, यहां से भी उतना रिटर्न मिल रहा है, तो मैं 5 गुना करा दूंगा, मतलब मैं 10 करोड़ के अंदर खरीद लूंगा, ठीक है। अब 10 करोड़ नहीं होगा, कोई बंदा कहेगा नहीं नहीं भाई मेरे को लगता है इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? भाई मैं 10 गुना दे दूंगा, मैं 20 करोड़ पे ले लूंगा, ठीक है। अब आप कहते हो भाई 30 गुना तक ले लूंगा, ठीक है, 30 गुना मतलब 2 करोड़ का कोई प्रॉफिट कर रहा साल का, और आपने उसके ऊपर 60 करोड़ रुपए डाल दिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होगी ना, लोगे या नहीं लोगे? पहले तो ये बताओ। आप कहोगे इससे तो ब्याज आ जाएगा भाई, 60 करोड़ का ब्याज पे डालूंगा, उससे ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा, मैं क्यों डालूं इस बिजनेस के अंदर इतना पैसा? अपने आप कंसर्न लग रहा है ना ये, बट कहानी ये, लिस्टिंग मार्केट के अंदर ज्यादा सीन ही नहीं चलता। नॉर्मली एक जो रूल माना जाता है वो ये 30 का पी रेशियो हाई, बट इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री वेरी करता है ना। जैसे अभी एनवीडिया की बात करके चले, तो एनवीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, शायद उनका जो प्रॉफिट अभी आ रहा है वो फ्यूचर को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, समझ में आती है। तो अगर एनवीडिया के पीई की बात करके चले, वो 55 पे ट्रेड कर रहा है। गूगल का पीई अगर देखा जाए तो 21 पे, 21 पे, ठीक है, वर्सेस मेटा का 55 पे है और एप्पल का 30 पे है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मेरे हिसाब से गूगल ज्यादा बेटर कर रहा है, गूगल की ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है मेरी नजरों में। मेटा भी बहुत कुछ कर सकता है, पर वो 55 गुना है, मतलब वो 55x पे है, और ये 21 पे बैठा है। तो मुझे लगता है कि गूगल खरीदना बेटर है मेटा के कंपैरिजन में। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटा नो डाउट बहुत सारी हायरिंग कर रहा है, बहुत सारे लोगों को कर रहा है, लग रहा है तबाही कर देगा, ये कर देगा, बट क्या जस्टिफाइड है? पता नहीं। एप्पल अगर 30 पे बैठा है और गूगल 21 पे बैठा है, मेरे को नहीं लगता एप्पल का इतना हाई होना चाहिए। एप्पल ऐसा कुछ तो नहीं उखाड़ रहा, मेरे हिसाब से एप्पल नीचे जा रहा है, वाहियात होता जा रहा है। अंडर अनलेस वो अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी बना के रिलीज करते हैं, मतलब इनका जो सितंबर इवेंट होगा उसके अंदर, या फिर किसी कंपनी का अक्वायर कर लेते हैं और उसके साथ में इंटीग्रेट कर लेते हैं, मेरे हिसाब से एप्पल की वैल्यू प्रोपोजिशन खत्म हो जाएगी। वेट एंड वॉच, लिख के दे रहा हूं, गूगल का इवेंट होने वाला है अगले महीने, देख लेना गूगल कितना आगे होगा। या मैं आपको कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं, आपको सिंपल से मैथ बता रहा हूँ, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है वगैरह वगैरह। अब ये ट्रेडिंग वाली दुनिया मुझे नहीं समझ में आती। यहाँ पर क्या होता है, कुछ बड़े लोग होते हैं, वो अपने आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, पंप एंड डंप हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इतना पी क्या जस्टिफाइड है या फिर नहीं है? अब ठीक है, अब मान लेते हैं इनका इतना पी होना चाहिए क्योंकि भाई बहुत ग्रो कर रहा है, जोमेटो ने आग लगा रखी है, क्विक कॉमर्स में ये कर रहा है, तो भाई स्विगी भी तो इसी इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है ना। अगर इनका 900 का पीई है जोमेटो वालों का, तो स्विगी आधा ले लो, आधा मतलब 500 का पी दे दो उसको, 200 का पीयू दे दो। स्विगी तो -41 पे बैठा भाई, तो मजाक ही, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, किस तरीके से सारी की सारी चीजें चलती है। ये ट्रेडिंग तभी नहीं समझ में आती, तभी हम इन्वेस्टमेंट वाले हैं। बिग बास्केट की बात करके चले तो उन्होंने 1952 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंसर्निंग बात यह है, रिटेल के अंदर आप देखोगे रेवेन्यू घटा है, लॉसेस बढ़े हैं। अगर ग्रोसरी की बात करके चले तो वहां पर भी रेवेन्यू घटा है और ज्यादा घटा है, लॉसेस थोड़े इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्विक कॉमर्स कहीं ना कहीं का मार्केट शेयर खराब कर रहा है और ये क्विक कॉमर्स में कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। बिग बास्केट के पास में सबसे अर्ली एडवांटेज थी, अगर मैं ये ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी की बात करके चलूं तो कोई नहीं था जिस लेवल पे काम कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये कैचअप नहीं कर पा रहे। अगर हम एलिवेशन कैपिटल की बात करके चले तो उन्होंने एक्जिंगो के कुछ शेयर्स बेचे हैं 31.6x रिटर्न के ऊपर। पहले 9% के पास में होल्डिंग थी, अब 6.5% के आसपास में होल्डिंग आ गई है। तो कहीं ना कहीं अच्छा टाइम है, जब आपको लगता है मार्केट ऊपर है और आपने अर्ली स्टेज में किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, इट्स बेटर निकाल दो। ऑल दो एक्जिंगो की बात करके चले तो इनका प्रॉफिट 19 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, 26% का राइज दिखाई दिया था। रेवेन्यू की बात करके चले तो 72% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 314 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। दूसरी साइड पे अगर हम ईट क्लब की बात करके चले, जो कि क्लाउड किचन है, उन्होंने $22 मिलियन रेज करे हैं, 80% वैल्यूएशन राइज दिखाई दे रहा है लास्ट राउंड। बेसिकली दिसंबर 2021 में लास्ट राउंड हुआ था, तो तब से अब तक 80% राइज है, क्योंकि पैसा अभी रेज करा जा रहा है। मोजो पिज्जा हो गया या फिर बॉक्स 8 हो गया, सब इन्हीं का है।
फाइनेंशियल टर्म्स में बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर इनका रेवेन्यू 515 करोड़ का था और लॉसेस की बात करके चले तो 77% घट के 16 करोड़ से नीचे पहुंच गए थे। तो क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड होती है जिस पैसों पे रेज किया जा रहा है? वही ग्रोथ पोटेंशियल वाली बातें चल रही है, बट क्या होगा, इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया, बाद में जब आईपीओ निकलेगा तो रिटेल इन्वेस्टर ही तो लेता है, बेचारे को पता भी नहीं होता, क्योंकि एक मार्केट में सिद्धांत चल रहा है कि भाई अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ मुझे अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट इन दैट। पर बहुत सारी चीजें और भी तो देखनी चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी इंडिया के जो टॉप 1% है वो इस टाइम पे 11.6 ट्रिलियन डॉलर की एसेट कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही है कि भाई अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। अभी ना पहले जब मैं छोटा होता था मैं बहुत ज्यादा कहता था भाई अमीर और अमीर हो रहा है, बट जब मैं खुद कुछ करने लगा ना तो मुझे समझ में आया कि भाई अमीर शायद इसलिए अमीर हो रहा है क्योंकि वो सोच पा रहा है, गरीब इसलिए गरीब हो रहा है क्योंकि वो स्केल ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये जो एआई आ रखा है ना, ये वो वाली .com वाली अपॉर्चुनिटी है। सब बोलते हैं कि भाई मैं भी अगर 2000 में होता या फिर मेरे दादा ने वो वाली जमीन ली होती, देखो आज हमारे ये होता ये होता। भाई ये वो अपॉर्चुनिटी है जो अर्ली 2000 में इंटरनेट कंपनीज ने किया है, जो आज गूगल गूगल सब बनता हुआ दिखाई दिया है। आज एआई वो कर रहा है और ये अपॉर्चुनिटी है, हम भी कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। करो ना, मैं तो कर रहा हूं, क्या आप कर रहे हो? और क्या होगा, इसकी वजह से गैप और क्रिएट होगा। एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। बुरा मुझे बस यही लग रहा है। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने अपने सुपर ऐप के प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया है। रीजन ये कहा जा रहा है भाई बहुत ज्यादा लॉसेस आ रहे हैं और इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ही लॉस ज्यादा है। रिलायंस वाला भी इसके अंदर घुस रहा है, टाटा न्यू वाले भी घुस रहे हैं, बाकी स्टार्टअप्स वाले भी बहुत तेजी से मार्केट एक्सपैंड करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लगा कि घुसना नहीं चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने उल्लू हो गया, ऑल्ट हो गया, देसी फ्लेक्स, बिग शॉट्स और बहुत सारी ओटीटी एप्स को बैन कर दिया। बहुत बढ़िया किया गया। ये गंद फैलाते थे सारे के सारे और इनको बंद, देखो डायरेक्टली वैसे भी नहीं मिलते थे, ये सोशल मीडिया पे ऐड चलाते थे और किसी ऑल्टरनेट ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड करवाते थे और वहां से करते थे। अभी भी होगा, बट यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है उल्लू के साथ में। उल्लू भाई 100 करोड़ का रेवेन्यू करके बैठा फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, 22 करोड़ से ज्यादा इनका प्रॉफिट था, 16% का राइज था। एसएमई आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे थे और बैन हो गया। गलत हो गया रे। अब दिक्कत आएगी आईपीओ निकालने में, क्योंकि लॉजिकली लीगली अब आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे तो आप रन कर लोगे, लीगली नहीं कर सकते हो। बाकी ब्लैक रॉक की बात करके चले तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बैन किया है कि भाई चाइना वाइना में घूमने फिरने के लिए भी जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो तो आप कंपनी के लैपटॉप वगैरह नहीं ले जा सकते। कहानी क्या है, चाइना का डेटा प्रोटेक्शन लॉ है कि चाइना का डेटा चाइना में ही रहेगा। अब ब्लैक रॉक वाले कहते हैं अगर तुम लैपटॉप वहां लेके जाओगे तो वहां का डेटा सेंटर में तुम्हारा डेटा शेयर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि यूएस चाइना के पंगे चल रहे हैं। इस चक्कर में ब्लैक रॉक ऐसा एक्शन ले रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला है कि टिकटॉक को अब और मौके नहीं मिलेंगे, मतलब टिकटॉक बैन कंफर्म हो सकता है अगर चाइनीज गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है। यूएस वाले चाहते हैं कि भाई टिकटॉक की जो एल्गोरिदम है उसको कोई यूएस वाला ओन करे, चाइना वाले नहीं चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा टिकटॉक को, ठीक है। टिकटॉक आज बंद कर दो, उन्होंने ऑल्टरनेट, चाइना वालों ने ऑल्टरनेट वहां पे इकट्ठे कर रखे हैं। आज बंद हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा। इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन हुआ ना, क्या कि क्यों, प्यारी प्यारी दुआ क्या चलता है भाई, क्रिंज है ये सारा, वही कंटेंट इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आ ही गया था। सिंपल सी बात, ऑडियंस की डिमांड है, ऑडियंस जो देखना चाहती है वही भागती है। बाकी मिस्टर बीस भी एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, चाइनीज एक कंपनी है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये खबर आने के बाद में चाइनीज कंपनी के शेयर प्राइस भी भागते हुए दिखाई दिए। मिस्टर बीस जो है भाई, अगर देखा जाए चाइना में एक बड़े क्रिएटर नहीं है पर ग्लोबली है, क्योंकि यूट्यूब नहीं चलता वहां पे, तो अब वो चाइना को भी कैप्चर करना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी बोला था, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखो सिंपल सी बात, बिजनेस बनाना है, वीडियो तो वो बना ही रहे हैं, अब उस वीडियो को इंडिया में दिखाए या कहीं पे भी दिखाए कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। तो अगर इतना पैसा लगा के वीडियो बनाई जा रहा है और चाइना जैसी मार्केट में अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? लीगली, इलीगली तो चलता होगा, वीपीएन वगैरह से कर लेते होगे लोग। बाकी सुंदर पिचाई की बात करके चले तो वो बिलियनियर बन गए भाई। गूगल में 10 साल काम किया और बिलियनियर बन गए, नौकरी करके बिलियनियर बन गए, ठीक है ना। और मेजरली अगर देखा जाए तो स्टॉक कॉम्पनसेशन जो उनको मिलती है ना, कि भाई अगर आप ये करोगे तो आपको इतने स्टॉक्स मिलेंगे, उसके चक्कर में नेटवर्थ बढ़ती हुई दिखाई दी है। प्लस गूगल के शेयर्स भी देखा जाए तो अभी कुछ टाइम पहले ना ऐसा लग रहा था कि गूगल ना एआई की रेस हार जाएगा। अभी भी जो नूब्स है उनको लगता है गूगल बहुत पीछे रह गया है एआई की रेस में, पर एक्चुअली गूगल बहुत आगे है भाई। गूगल मेरे हिसाब से ना मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाता। गूगल खुद एक मार्केटिंग बिजनेस है, अगर देखा जाए तो गूगल पे एड चलती है, पूरा एड, सर्च इंजन एड, सब कुछ गूगल ही देखता है और खुद अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा, हाइप नहीं क्रिएट कर पाता। अब देखो चैट जीपीटी का कोई छोटा सा फीचर आता है, शोर मच जाता है, ये हो गया वो हो गया। गूगल फीचर्स निकालता है, वो उतना शोर नहीं मचा पाता।
भाई खुद सोचो, उन्होंने जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए फ्री दे दिया इंडिया के अंदर। अब तो दवाई मत जानी चाहिए, लोग दबा के यूज कर रहे हो, उसकी वीडियोस जनरेट कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, पर कोई कर ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। चैट जीपीटी कुछ करता है तो उसके शोर मच जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पीआर वीआर मार्केटिंग का गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट गूगल इज डूइंग वेरी गुड। अभी होने तो मैं तो मुझे तो बहुत ज्यादा होप्स है गूगल का जो अभी इवेंट होने वाला है ना, जहाँ पे पिक्सल लॉन्च होगा, मुझे बहुत ज्यादा होप्स है। बाकी इंटेल वाले एम्प्लॉयज को निकालने वाले हैं इस 2025 के अंदर। 99,500 की वर्कफोर्स को 75,000 पे लाने का प्लान है। कहीं ना कहीं दबा के लॉसेस हो रहे हैं। सीईओ ने भी मान लिया कि भाई अभी ये रेस हार गए एनवीडिया से, तो कुछ उनको इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। इस चक्कर में कॉस्ट कटिंग्स चल रही है। बाकी न्यूरालिंक की बात करके चले तो उनका टारगेट है कि 2031 तक $1 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट करना है। और कैसे करना है, बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स हैं इनके, और इनका आइडिया है तीनों प्रोडक्ट्स के इम्प्लांट शुरू कर देंगे, 20,000 इम्प्लांट्स ईयर करेंगे 2031 तक। जहां पर पहली इनकी डिवाइस है टेलीपैथी, जो कि ब्रेन को मशीन से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। दूसरा है ब्लाइंड साइड, जो कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए है। और तीसरा है डीप, जो कि ट्यूमर हो गया, पार्किंसन हो गया, उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं। अभी यहाँ बात चल रही है 2031 तक की। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्या पता उससे जल्दी भी एडवांसमेंट हो जाए, क्या पता उससे डिले भी हो, क्योंकि एलॉन मस्क की कंपनीज की हिस्ट्री है, जो कहा जाता है वो उस टाइम पे नहीं होता है जल्दी। तो मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं, हाँ एक्स किया था, एक्स का वो जो उन्होंने वो बनाया था ना, डेटा सेंटर बनाया, वो बहुत जल्दी बनाया है। अगर इंडिया की बात करके चले तो ग्लोबल मोबाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर 3rd नंबर पे पहुंच गया भाई इंडिया। 2020 के अंदर पीएलआई स्कीम निकाली गई थी इंडिया के अंदर फोन बनाने की, और आज देखो हम कितनी तेजी से स्पेंड कर रहे हैं। कोई कहेगा भाई इंडिया के अंदर नहीं बनता, इंडिया के अंदर असेंबल होता है, ये होता। भाई आप सोचो, नंबर्स बढ़ रहे हैं ना। अब जब उनको दिखाई देगा कि भाई चाइना से कंपोनेंट्स यहाँ पे लाने में दिक्कत आ रही है, तो इकोसिस्टम वैसे ही बनता है। पहले क्या हो रहा है, असेंबल हो रहा है, ठीक है मान ले तो असेंबल हो रहा है, उसके बाद में कंपोनेंट्स इंडिया में बनने शुरू हो रहे हैं, बनने शुरू हो गए हैं इनफैक्ट। तो इंडिया में कंपोनेंट्स बन रहे हैं, अब वो कंपोनेंट्स भी यहीं से इंडिया से सोर्स होने लग जाएंगे। धीरे धीरे करके सारे कंपोनेंट्स जब इंडिया में बनने लग जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगी, पीएलआई हट जाएगी, और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को बहुत फायदा देखने को मिलेगा, पूरी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भाई घटती हुई दिखाई दी है। इस हफ्ते का हैंड अच्छा नहीं दिखाई दिया है। कहा तो यही जा रहा है कि अभी यूएस और इंडिया के जो डिस्कशंस चल रही है ट्रेड, उसके ऊपर क्या होने वाला है। पिछले हफ्ते मुझे याद है मैंने फ्राइडे को बोला था कि मुझे लग रहा था कि अनाउंसमेंट हो जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है भाई, 7-8 दिन हो गए भाई उस बात को, अभी तक पता ही नहीं है कि भाई कब होगी अनाउंसमेंट, कब नहीं होगी। क्या अच्छी खबर आने वाली है, बुरी आने वाली है, पता नहीं। बाकी मार्केट का हालात देख लो कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।